नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की यह जो कक्षा है वो व्याकरण के द्वितीय टॉपिक जो हमारा कौन सा है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। आज हम हिंदी वर्णमाला की चर्चा करेंगे। इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनका लेवल क्या होता है, इत्यादि की चर्चा आज इस सत्र में हम करेंगे। आइए जुड़ते हैं। अगर यहाँ से देखें कि हिंदी वर्णमाला से कौन से प्रश्न बनते हैं, तो एक तो परिभाषा का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, दूसरा वर्ण भेद का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तीसरा स्वरों का वर्गीकरण से बनता है, अगला जो व्यंजनों के वर्गीकरण से बनता है, अगला जो प्रश्न होता है वो उच्चारण स्थान से बन जाता है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें वर्णमाला को पढ़ने के क्रम में, तो इसमें सबसे प्रमुख जो परिभाषाएं आती हैं वो दो तरह की हैं। एक है ध्वनि किसे कहते हैं और दूसरा है वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपसे ध्वनि क्या है या अक्षर या वर्ण क्या है, तो अगर हम ध्वनि की बात कर लें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा या मनुष्य की वाग इंद्रियों के द्वारा जिसका उच्चारण किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, तो ध्वनि कहलाता है। और अगर हम अक्षर या वर्ण की यहाँ पे बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, इसी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो वर्ण या अक्षर कहलाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अनाशवान। अनाशवान अर्थात जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो क्या है, वर्ण है। और मनुष्य के वाग इंद्रियों के द्वारा जिसका उच्चारण किया जाता है वो क्या होती है, तो क्या होती है, तो ध्वनि होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ध्वनि और अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। अगर यहीं पे हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है पानी, मान लो मैंने शब्द लिख दिया पानी, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो काहे में टूटेगा, छोटी छोटी ध्वनियों में, पा धन नी में टूटेगा। अगर हम इन दोनों को और तोड़ना चाहें तो ये और अपने चार खंडों में विभक्त हो जाएंगी। पा की दो ध्वनियां हो जाएंगी, नी की भी कितनी ध्वनियां हो जाएंगी, दो ध्वनियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है वो लिखित रूप ना होकर केवल उच्चरित रूप होता है, जबकि अक्षर या वर्ण जो होता है वो कैसा रूप होता है, तो लिखित रूप होता है। अगर यहाँ पे हम देख लें तो इसको आप ये लिख सकते हैं प धन अ, नी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, न धन ई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसमें कितनी थी, दो थी, टूटने पर यहाँ पे कितनी होगी, चार ध्वनियां हो गई। अब इनको और हम नहीं ज्यादा तोड़ सकते हैं, यानी कि ध्वनि का एक क्या हो गया, लघुत्तम रूप हो गया। तो यहाँ से एक प्रश्न यह बन जाता है कि वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर ये प्रश्न कभी बन जाए कि वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाणी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है ध्वनि। ये प्रश्न एक यहाँ से बन जाता है। इसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न हम पूछें कि अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, अक्षर या वर्ण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आ व क ख, ये सब क्या हो गए, तो ये हमारे हो गए अक्षर। अब हम बात कर लें कि हिंदी वर्णमाला क्या है। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी भाषा के स्वरों और व्यंजनों को एक निर्धारित आकार दिया गया है या एक शेप दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, तो 52 अक्षर होते हैं या 52 वर्ण होते हैं। ये याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। तो ये आप आशा करते समझ गए होंगे कि ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है या वर्ण क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात कर ले आगे वर्ण भेद की, वर्ण भेद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा,
जो वर्ण भेद होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। यानी कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अगर हम आपसे यहाँ कहें कि स्वर क्या होते हैं, आज हम बात जो करेंगे इस सत्र में वो मेन रूप से किसकी करेंगे, तो स्वर की करेंगे। तो अगर स्वर की परिभाषा यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती हैं, जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है, क्या कहलाती हैं, तो वो स्वर कहलाती हैं। तो स्वर कहलाती हैं, जैसे आ, आ, ई, ऊ, ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हिंदी में जो वर्तमान समय में स्वरों की संख्या है वो कितनी है, तो वो हमारी 11 है। यानी कि हिंदी में कितने स्वर माने जाते हैं, तो 11 माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूँ, तो हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। अगर स्वर क्या है, मैंने आपको बताया कि स्वर क्या है, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। अब इन्हीं स्वरों में अगर हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो दो तरह से पढ़ते हैं। स्वर का वर्गीकरण हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर इनको किस तरह से बांटा गया है। दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन 11 वर्णों में से इनको तीन तरह से बांटा गया है कि लघु स्वर क्या होते हैं, हर्ष स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण का। देखिए ये आपको समझ आ गया होगा इनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर अब हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण। आज जो हम मेन रूप से बात करेंगे तो किसकी करेंगे, तो स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है इसे हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, या इसी का जो दूसरा नाम होता है इसे क्या कह देते हैं, तो हस्त स्वर कह देते हैं, या इसी को अगर हम कहें तो लघु स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर कह सकते हैं, या इसी को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से जो तीसरा है वो होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, या इसे हम त्रिमात्रिक भी कह देते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण देखें तो तीन तरह का होता है। पहला एक मात्रिक स्वर जिसे हस्त या लघु स्वर कहते हैं, दूसरा द्विमात्रिक और अगला हो जाएगा प्लुत स्वर। तो एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आने वाले जो स्वर वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मुख्य रूप से यहाँ पे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो आपके मुख्य रूप से आते हैं आ, छोटा अ जिसे आप कह लेते हैं, ई, ऊ और री। ये चार वर्ण क्या होते हैं, यहाँ पर हस्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। इधर अगर देखें हम तो आ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो ये 2 2 4 3 7, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बड़ा आ है, बड़ी ई है, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इन्हीं हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर
या द्विमात्रिक स्वर कह देते हैं। लेकिन इनमें से जो ये 4 स्वर वर्ण हैं, ए आए ओ आओ, इनका जो दूसरा नामकरण है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण कह देते हैं। यानी कि इसको हम संयुक्त स्वर वर्ण कह देते हैं, ए आए ओ और आओ। अब एक प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है कि दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? तो आ ई उ। कभी कभी ऑप्शन में 3 ही दिए होते हैं, इनमें से कोई एक होता है तो इसे टिक करेंगे, अगर इन सब में से कोई दिया तो उसको आप टिक करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई 3 में से कोई एक और इसमें से दिया गया है प्रश्न में, तो क्या उत्तर में होगा? संयुक्त वर्ण जब भी पूछेगा तो इन 4 में से आपको टिक करना होगा। तो अगर हम आ देख लें काहे से मिलके बना है, तो छोटा आ धन छोटा आ, यानी कि अ से मिलके बना है क्या? बड़ा आ। इसी तरह से ई काहे से मिलके बनी है? तो ई धन ई से मिलके बनी है। बड़ा ऊ छोटा ऊ धन छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है। ए की बात कर लें तो ये आ धन छोटी ई से मिलके बना हुआ है। आए की बात कर लें तो आ धन छोटा ए से बना हुआ है। ओ की बात कर लें तो आ धन, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा अ। यानी कि हम आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो दीर्घ वर्ण है ये किन 2 लघु वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो जो बड़ा आ है हमारा आ धन आ से मिलके बना है। बड़ी ये जो है हमारा ई धन ई से मिलके बना है। बड़ा ऊ से मिलके बना है। ए आधन ई से मिलके बना है। आए आधन ए से मिलके बना है। जो हमारा ओ होता है वो आधन ऊ से मिलके बना होता है। आधन ऊ से मिलके बना होता है। आधन ऊ से मिलके बना है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो आधन ओ से मिलके बना होता है आओ। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न बन गया यहाँ से कि अगर बड़ा आ से आपसे पूछेगा तो बहुत कम पूछता है इन 4 में से ए आए ओ और आओ से। तो ये आपके हो गए कैसे? दीर्घ मात्रिक, या आप ये कह सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम प्लुत स्वर की बात कर लें कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में एक लंबा खिंचाव होता है, या किसी को आवाज देने के लिए, या चिल्लाने में, या किसी को आप ये भी कह सकते हैं कि जब लंबी सांस भर के कोई चिल्लाता है, किसी को पुकारता है, तो वहां पे किस स्वर की जरूरत पड़ती है? तो त्रिमात्रिक स्वर की जरूरत होती है। जैसे आपने अगर यहाँ पे ये कह दिया रे मोहन, रे मोहना, कहना क्या था? मोहन, लेकिन आपने थोड़ा लंबी सांस खींचा रे मोहना, तो इसलिए क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। या आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण में भी क्या होता है? प्लुत स्वर की उपयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण आप समझ गए होंगे। पहले वर्ण भेद अगर हम पढ़ेंगे 2 तरह से, एक तरफ स्वर दूसरी तरफ व्यंजन। फिर हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण में, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और 3 मात्रिक हो गए। एक मात्रिक में 4 होती है इनकी संख्या, दीर्घ मात्रिक में 7 होती है। अ ई उ ए ऐ ओ औ। आ बड़ा जो हमारा है अ धन आ से मिलके बना है। बड़ी हमारा ई धन ई से मिलके बना है। बड़ा ऊ हमारा ऊ धन ऊ से मिलके बना है। ए आधन ई से मिलके बना, आए आधन आए से मिलके बना है। ओ आधन ऊ से मिलके बना है, और आओ आधन ओ से मिलके बना है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे हो गए स्वरों का वर्गीकरण। अब अगर इसका हम एक अगला हिस्सा आपसे कहें कि और क्या हो सकता है, तो इसमें अगर हम देखें क्या छूटा हुआ है, तो एक अन है, एक अह है। ये 2 अक्षर छूटे हुए हैं जिनकी हम गिनती स्वरों के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ परिभाषाएं बनाएं, तो और परिभाषाएं क्या बन सकती हैं? थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो परिभाषाएं बनेंगी, सबसे पहला है अनुस्वार, किसे कहते हैं? अनुस्वार, यानी कि इसमें अन की जो हिंदी होती है। फिर दूसरा है चंद्र बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक कह देते हैं।
चंद्र बिंदु की बात कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है निरनुनासिक, निरनुनासिक। इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है विसर्ग, विसर्ग क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है एक ऐसा चंद्र बिंदु जिसमें चंद्र बिंदु नहीं बना होता, बीच में बिंदी नहीं लगी होती है, इसका भी प्रयोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए अनुस्वार की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बांटे तो अनुधन स्वर। अनु माने क्या होता है, बाद में, बाद में। हिंदी में अनुपसर्ग है, इसका अर्थ जो होता है बाद में। स्वर माने स्वर, अर्थात जो बाद में स्वर की तरह प्रयोग होता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का व्यंजन है जो स्वर की तरह से प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, तो अनुस्वार कहलाता है, या स्वर के बाद आने वाला व्यंजन कह सकते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो आप कह सकते हैं स्वर के बाद, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन क्या होता है, तो अनुस्वार होता है। तो स्वर के बाद जो आने वाला व्यंजन है वो क्या है, अनुस्वार है। अगर अनुस्वार में हम देख लें तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें तो अंगद लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। मात्रा याद रखेंगे, अनुस्वार क्या होता है, तो अन, यानी कि अन जो होता है वो क्या होता है, तो अनुस्वार होता है। और ये अनुनासिक भी होता है। क्या होता है, तो ये अनुनासिक भी होता है। अनुनासिक इसलिए होता है कि पहले मुख से निकलता है लेकिन बाद में इसकी जो आवाज होती है वो नाक से आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो अनुनासिक हो गया। चंद्र बिंदु की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है, ये अनुनासिक होता है। यह भी क्या होता है, तो अनुनासिक होता है। अनु माने बाद में, नासिक माने नासिका अर्थात नाक से, यानी कि जो पहले मुख से निकलता हो और बाद में कहाँ से आता हो, नाक से निकल कर आता हो, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया चांद, तो क्या हो गया चांद, तो पहले चा मुख से निकला और फिर कहाँ से निकल रहा है, तो नाक से निकल रहा है। यानी कि मुख और नाक से निकलने वाली जो ध्वनियां होती हैं वो क्या होती हैं, तो अनुनासिक होती है। इसलिए चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक है। अनुस्वार भी क्या है, तो अनुनासिक है। अगला है निरनुनासिक। तो निरनुनासिक, निरनुनासिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है निर और धन नासिक, इसको तोड़ लें ऐसे याद करने के लिए। निर का मतलब हिंदी में होता है नहीं, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नासिक, यानी कि नाक से, यानी कि जो नाक से नहीं निकलते हैं, केवल मुख से निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर उधर, ये जो आपके दे रखे हैं दो शब्द, और भी शब्द हैं, तो इसमें क्या है, केवल मुख का प्रयोग किया गया है, इसमें नाक का प्रयोग नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो निरनुनासिक कहते हैं। इसी तरह से विसर्ग जो होता है वो आह होता है। क्या होता है, तो आह होता है, यानी कि आह की जो मात्रा होती है वो विसर्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका जो उच्चारण होता है वो हकार की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है, तो हकार की तरह से होता है। जैसे आपने कह दिया अतः, एक मैंने शब्द यहाँ पे लिख दिया अतः, ये एग्जाम्पल है। तो अतः में आप देख सकते हैं कहे का प्रयोग हुआ है, तो विसर्ग का उपयोग हुआ है। इसी तरह से अगर आप लिखें, एक शब्द और लिख दें, मनः कामना, मनः कामना, तो इसमें भी किस तरह से प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम देखें, ये जो मात्रा होती है इसका जो उच्चारण होता है वो ओ की तरह से होता है। जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, यानी कि अंग्रेजी के ओ की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मात्रा होती है चंद्र बिंदु नहीं होती है, ये अंग्रेजी से लिया गया वर्ण है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, तो हिंदी में करते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी से लिया गया। इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, तो ओ की तरह से करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अनुस्वार क्या होता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुनासिक होता है, जो मुख और नाक दोनों से निकलता है।
नृणासिक क्या होते हैं, जिसमें जो नाक से नहीं निकलते, केवल मुख से निकलते हैं, नृणासिक कहलाते हैं। विसर्ग क्या होता है, जिसका उच्चारण हकार की तरह होता है, जैसे मनः, कामना और अतः शब्द दिए गए हैं। और ये जो प्रयोग है इसका, वो किस रूप में होता है, तो ओ के रूप में होता है। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह बराबर होता है अनुस्वार धन विसर्ग। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो अन और आह होते हैं उनका उपयोग ना तो स्वर की तरह होता और ना ही व्यंजन की तरह होता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसको अगर तोड़ के पढ़ें कि आ माने नहीं, योग माने जुड़ना, वाह माने धारण करना, जो ना तो व्यंजन के साथ और ना ही स्वर के साथ अपना मूल्य रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ये दो तरह से मिलके बने होते हैं, एक अनुस्वार से और दूसरा विसर्ग से मिलके बना होता है। एक प्रश्न ये यहाँ से बन जाता है। तो अयोगवाह बराबर क्या हो जाएगा, अनुस्वार धन विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब अगर हम कुछ हिंदी स्वरों का जिह्वा के आधार पे, मांसपेशियों के आधार पे देखें कि वो किस प्रकार से उनकी चर्चा होती है, किस प्रकार से वो निकलते हैं, तो यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल बनने लगे हैं। तो अगर हम इसका स्वरों का एक वर्गीकरण और देख लें, स्वरों का एक वर्गीकरण और देख लें, तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या हो जाएगा, हम लाइन से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक तरह से और स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ पे जो पहला है वो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखें तो ये क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं तो किस प्रकार से निकलते हैं। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखें तो ये विव्रत, अर्ध विव्रत, यानी कि विव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत और अर्ध समृत, चार तरह के देखने को मिलते हैं। किस आधार पे, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे ये चार तरह के होते हैं। विव्रत के अंतर्गत अगर हम देखें तो आ, जब हम बोलेंगे आ तो पूरा का पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुला रह जाता है। इसी से तरह से अर्ध विवृत में अगर हम देखें, अर्ध विवृत में देख लें कौन से वर्ण आएंगे, तो ऐसा कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो अर्ध विवृत के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे आए और आओ, आए और आओ, आधा आधा खुलता है आए और आओ। इसी तरह से अगर हम देखें कि समव्रत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण रखे जाते हैं, तो समव्रत में अगर हम यहाँ पे देख लें तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पे तीन और तीन छह हो गए। अब एक क्या बचा है, तो ये अर्धवृत्त में ए और ओ आ जाते हैं। ये क्या हो गए हमारे, या अर्ध समृद्ध कह सकते हैं इसको, अर्ध समृद्ध, सॉरी जो छूट गया था सा, अर्ध समृद्ध हो जाएगा तो ए और ओ हो जाएंगे। यानी कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे विव्रत, अर्ध विव्रत, समव्रत और अर्ध समव्रत में इनको बांटा गया है। विव्रत के अंतर्गत बड़ा आता है, अर्ध विव्रत के अंतर्गत ए और ओ आता है, समव्रत के अंतर्गत ई, ऊ और ऊ आ जाता है, एक बड़ी ई भी, और ऊ आ जाता है, यहाँ पे ए और ओ आ जाता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा यहाँ पे हिस्सा देखें कि दूसरा यहाँ पे क्या बन सकता है, तो अभी था जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे, अब जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे, जिह्वा के
उत्थापित भाग के आधार पर, यानी कि जीवा कितनी उठती है कितनी नहीं उठती है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो तीन तरह के प्रश्न बन जाते हैं, या इनके तीन प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और अगला हो जाएगा पश्च स्वर। तो तीन तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, अग्रस्वर, मध्य स्वर और क्या हो जाएगा तो पश्च स्वर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ई, बड़ी ई, ए और आए आते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी इसको कह देते हैं, केंद्रीय स्वर, इसके अंतर्गत हम छोटा आ को रखते हैं। अगर हम पश्च स्वर में देखें तो ओ और आओ। तो अग्र स्वर में ई, ए, आए, मध्य या केंद्रीय स्वर के रूप में आ को रखते हैं। पश्च स्वर में अगर हम देख लें तो कौन से हो जाते हैं तो आ, ओ, आओ हो जाते हैं और उ हो जाएगा, उ हो जाएगा, उ और उ हो जाएगा, और एक क्या अक्षर बच गया तो आ बच गया। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं तो पश्च स्वर। बोल के देख लीजिए, ई आगे के भाग से, ई आगे के भाग से, आए, आए, मध्य स्वर आ जबान का बीच का भाग है, इसे इसीलिए हम केंद्रीय स्वर की संज्ञा देते हैं। पश्च स्वर में देखें तो ओ, आओ, उ और आ हो जाएगा। अब अगर हम अगला देखें, क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, एक मिनट सामने से हट जाते हैं आप लोग, लिख लीजिए। तो अगला जो क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया है वो हमारा होता है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर या होठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कितने प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात कर लें तो ये होते हैं, पहले सहज, दूसरे वर्तुल, यानी कि सहज, सहज का अगर दूसरा नाम हम देखें तो यहाँ पे प्रसिद्ध भी कह देते हैं इसे, या आप इसे आवर्तुल भी कह सकते हैं। और जो अगला होता है वो अर्ध वर्तुल होता है, अर्ध वर्तुल होता है। इसे अगर अगले नाम से हम कहें तो प्रसिद्ध भी कह देते हैं, प्रसिद्ध, सहज या प्रसिद्ध या आवर्तुल, आवर्तुल तीन नामों से जानते हैं। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर तीन तरह के होते हैं, सहज, प्रसिद्ध, आवर्तुल, वर्तुल और अर्ध वर्तुल। सहज के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाता है, ई, ए, आए हो जाता है, ई, ए और आए हो जाता है। अगर वर्तुल के रूप में देखें यहाँ पे कौन सा वर्ण आता है, तो वर्तुल के अंतर्गत यहाँ पे उ, और क्या हो जाता है तो उ हो जाता है। अर्धवर्तुल के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे ओ, आओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्धवर्तुल में तो बड़ा आ हो जाएगा। यानी कि सहज क्या है, ई, जो आसानी से ई, ए, आए, वर्तुल उ, ओ, अर्धवर्तुल में आ, यानी कि इसमें आधा ही मुख खुलता है तो क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक और क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखें कि और क्या इसका वर्गीकरण हो सकता है, तो आप कह सकते हैं जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, 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 तनाव के आधार पर। तो अगर हम यहाँ देखें कि जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पे कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होते हैं शिथिल और दूसरे होते हैं कठोर। यानी कि इसमें दो तरह के वर्ण आते हैं, एक हो जाएगा शिथिल वर्ण
और दूसरा हो जाता है कठोर। तो शिथिल वर्णों के अंतर्गत अगर हम देखें कि स्वरों के वर्णों में से कौन से ऐसे हैं जो शिथिल वर्ण होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो आ ई उ हो जाता है। आ ई और ऊ यानी कि छोटा ऊ हो जाता है। कठोर वर्णों की अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि कठोर वर्णों के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं, तो कठोर होते हैं। तो एक प्रश्न ये यहाँ से बन जाता है। अगर हम आगे की बात कर लें कि स्थान के आधार पे या उच्चारण स्थान के आधार पे कौन सा वर्ण स्वर वर्ण कहाँ से निकलता है, स्थान के आधार पे अगर हम बात कर लें, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो कंठ कौन सा होता है, कंठ वर्ण जो कंठ से निकलता है अ, यानी कि इसमें हम पहले क्लासिफिकेशन कर देते हैं। कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो स्थान के आधार पे या उच्चारण स्थान के आधार पे कंठ में अगर हम देखें तो अ और आह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो आ और आ हो जाते हैं। अभी आप लिख लीजिए, लास्ट में जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे उसके बाद आपको कुछ सूत्र लिख देंगे जिससे इनको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएंगे। तो कंठ से निकलने वाले क्या हैं, तो आ और आह हैं। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा तालव्य कौन हो जाएगा, तो तालव्य में ई हो जाता है। तालव्य वर्ण, तालव्य क्या हो जाएगा, तो छोटी ई हो जाएगा। इसी तरह से अगर अगला हम देख लें इसमें क्या होगा, तो अगला जो बनेगा मूर्धन्य रीढ़ हो जाएगा। जो मूर्धन्य वर्ण है वो क्या हो जाएगा, तो रीढ़ हो जाएगा। अगला अगर हम इसी में देखें, अगला क्या बन सकता है, ओष्ठ क्या हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण कौन सा हो जाएगा, ओठ से निकलने वाला। तो ओठ से बोल के आप देखेंगे तो कौन मुख्य रूप से दो वर्ण निकलते हैं, उ और ऊ हो जाएगा, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कंठ तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ हो गया। अगला अगर हम देखें कि अनुनासिक कौन सा होता है, तो पहले ही पढ़ लिए हैं आपने, अन होता है। अनुनासिक की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा, तो अन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अगला हम देखें क्या बन सकता है, तो कंठ तालव्य क्या होता है, कंठ तालव्य याद रखेंगे, कंठ कंठ तालव्य की बात करें तो कंठ यानी कि और तालव्य यानी कि जो कंठ से और तालव्य तालु से दोनों से निकलने वाला वर्ण है वो होते हैं ए आई, ए और आई होते हैं। इसी तरह से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, कंठ्योष्ठ, इसमें कंठ्योष्ठ आता है। कंठ्योष्ठ वर्ण की अगर हम बात करें कि कंठ और ओठ जो दोनों से निकलने वाला वर्ण है वो कौन सा है, तो वो है ओ और आउ, ओ और क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका, तो हिंदी स्वरों का हो गया। किस स्थान आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे। कंठ से अ और अह, तालव्य छोटी ई, मूर्धन्य जो होता है री होता, ओष्ठ ऊ होता है, अनुनासिक अन होता है, कंठ तालव्य ए आए होते हैं, कंठोष्ठ ओ आओ होते हैं। तो 2 2 4 3 7 है ना, ये 7 हो गए। इधर मूर्धन्य री हो गया और ये अ और अह और ई हो गए, ये टोटल हो गए। क्योंकि ये क्या है, हमारा विसर्ग है और ये क्या है, अनुनासिक है। शेष क्या है, हमारे स्वर वर्ण है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया, तो स्वरों का हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार हम सामने से हट जाते हैं आप लोग लिख सकें। तो ये जो हमारा था स्वर का वर्गीकरण हो गया। अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, उसका उच्चारण, स्थान क्या होता है, कुछ सूत्र होंगे जिससे आपको याद रहे कि इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार से होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।